अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, उसका 1.4 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन भी करेंगे। जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम वन बाय वन अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है ट्रिप की, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो सिमिलर है प्लानिंग ए ट्रिप। अगर आप एक ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो वो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरह ही होगा। कैसे कि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने जाना कहाँ है, आप किस जगह पर जाना चाहते हैं ट्रिप के लिए, उसमें वहाँ पर कितनी देर आपने ठहरना है और उसके लिए आपकी कॉस्ट कितनी रिक्वायर होगी। ये सारी चीज़ें आप जो है ट्रिप पे जाने से पहले प्लान करते हैं। इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसकी जो प्लानिंग होती है वो सबसे पहले होती है कि हमने बनाना क्या है और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी जो है उसके ऊपर टाइमलाइन, कितनी उसके ऊपर जो टाइम होगा वो लगेगा, इसके बाद उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले डिसाइड की जाती हैं। तो इसी तरह ट्रिप में भी ऐसे ही होता है। तो ये इसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक, आप समझ लें कि एक बिग पिक्चर है। जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी आप बिग पिक्चर लेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, चाहे वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है, जितना भी उसका काम है वो सारा का सारा मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इन चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दिया गया है, ये उसके 5 फेजेज़ हैं। ये सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन है, उसके बाद प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट क्लोजर। तो ये जो 5 फेजेज़ दिए गए हैं ये क्या हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वही असल में प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है। ये एक बिग पिक्चर है कि आपने जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग भी उसी के अंदर आ जाती है और सारा कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक ये समझ लें कि ये आपका एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इसे हम पूरे को कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इस सारे ये एक पूरा मुकम्मल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो एक सब पार्ट है। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है हमारा वो एक सब पार्ट है और ये ओवरऑल जो पूरा है ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपसे सिर्फ वो 5 फेजेस पूछेगा। आगे जो यहाँ पर सब पार्ट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग के सब पार्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट्स नहीं हैं, ये क्या हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग के पार्ट्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है पार्ट है प्लानिंग का वो क्या है? कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग तो हमने ऑलरेडी समझा है, कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगी? कंप्रीहेंसिव का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने तमाम चीज़ों को, तमाम एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना है। जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, फ़र्ज़ कर लें एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट भी होती है, टाइम भी होता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड उन सब को आपने देखना है, उन सब को आपने अपने प्लान के अंदर इंक्लूड करना है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें जब आप प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर कॉस्ट को जो है वो एस्टिमेट ही नहीं लगाया कॉस्ट का, तो वो आपकी प्लानिंग कंप्रीहेंसिव नहीं होगी, वो सिर्फ प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं होगी। तो इसको हम पढ़ते हैं। Comprehensive project planning involves thinking about all details of your project before you start। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तमाम डिटेल्स को देखना है, तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है अपने प्लान के अंदर। प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से लेकर प्रोजेक्ट के एंड होने तक जितनी भी चीज़ें आप करेंगे उसको आपने प्लान के अंदर शामिल करना है। अदरवाइज़ आपकी जो प्लानिंग होगी वो कंप्रीहेंसिव नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्लानिंग के अंदर जब आप टाइमलाइन को भी वहाँ पर डिफाइन करते हैं। टाइमलाइन क्या है? मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। समझ लें ये आपका डेली का जो है 24 आवर्स जो हैं आपके, वो यहाँ पर हमने उनको एक लाइन के ज़रिए ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि सुबह आपने इतने बजे उठना है, उसके बाद आपने स्कूल की तैयारी करनी है, उसके बाद आपने स्कूल जाना है, वहाँ पर स्टडी करनी है, स्कूल से वापस आकर आपने रेस्ट करना है, खाना खाना है। ये सारी चीज़ें आपकी एक डे की टाइमलाइन है। इसी तरह प्रोजेक्ट की भी जो है वो टाइमलाइंस होती हैं। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी कि प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होगा और
उसके अंदर जो भी रिस्क आएंगे उसके बावजूद उन सबको काउंट करने के बाद हम एक एस्टिमेटेड टाइम बताते हैं कि 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है टाइम, आपके डेवलपर्स कितने हैं, आप क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस मीनिंग डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। आपके प्रोजेक्ट के हर पार्ट के ऊपर कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, ये क्या है, हमने इसको सेट करना है टाइमलाइन को। ये भी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है। ये क्या करता है, दिस हेल्प्स कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर इट्स गेट डन ऑन टाइम। अच्छा, ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, ट्रैक करता है कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, 15 दिन का काम हमारा हो गया है, अब 15 दिन का काम हमारा रह गया है। ठीक है, हमारी फ्रंट एंड की डेवलपमेंट हो गई है, अब हमारी बैक एंड की डेवलपमेंट है। तो हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट, एस्टिमेटिंग कॉस्ट्स। अच्छा, प्लानिंग के अंदर जो है कॉस्ट को भी एस्टिमेट करना पड़ता है, उसके अंदर बताना पड़ता है। बेसिकली जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो हमने अपने स्टेक होल्डर से जो कॉस्ट, जो उसकी जो जितने भी उसके ऊपर रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं उनकी हमने जो बजट है वो बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्ट के अंदर आती हैं। तो कॉस्ट का डिफाइन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेटिंग क्या करती है, इट्स इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। जितनी भी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगी उसको हमने प्रिडिक्ट करना है, उसकी हमने पेशन गोई करनी है कि इतनी कॉस्ट हमारी जो है प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगी, वो कॉस्ट हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर देनी है। तो एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प इन बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, आपने जब कॉस्ट को एस्टिमेट कर दिया है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। जब कॉस्ट जो है हमें पता चल गई है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी जो है कॉस्ट लगेगी, तो हम उसके बजट बना सकते हैं, उन्हें एलोकेट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो 1 लाख है एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें पता चल जाएगा कि हमने डेवलपर्स को इतने पैसे देने हैं। उसके बाद हमने जो उसके लिए टूल्स लिए हैं, उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, उसका लोगो डिज़ाइनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हमने पहले से रिसोर्स एलोकेशन करनी है कि इतने पैसे हमने यहाँ पे लगाने हैं, इतने पैसे हमने इस जगह पे लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आती हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो कॉस्ट एस्टिमेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए। यहाँ तक आपने इसे हाईलाइट कर लेना है और इसे नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जो कॉस्ट को बढ़ा भी सकती हैं और कॉस्ट को क्या कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। कॉस्ट हमारी उससे बढ़ भी सकती है और कॉस्ट क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमने उन चीज़ों को आज देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी कॉस्ट जो है वो मुतासर होगी। तो यहाँ पर चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनसे जो है हमारी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्ट होती है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। डेवलपमेंट टीम, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट टीम। देखें, आपकी डेवलपर्स की जितनी बड़ी टीम होगी, नंबर्स ऑफ डेवलपर अगर ज़्यादा होंगे तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ कर लें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ 10 डेवलपर हैं तो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, अगर 50 डेवलपर हैं तो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि वो आप उन्हें हार्ली पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं, वीकली पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं। तो जो हमारी टीम होगी वो भी क्या करती है, कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आपने फ़र्ज़ कर लें आपने लोगो डिज़ाइनिंग के लिए जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है का काम कर रहा है, उसको आपने, अब वो ऐसा टूल इस्तेमाल कर रहा है जिसकी जो मेंबरशिप है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी क्या करेगी, कॉस्ट को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स आप कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं या आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। देखिए, सिंपल सी बात है,
अगर आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ रही है, टाइम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि डेवलपर्स को तो आप पे कर रहे हैं, डेवलपर्स को तो आप ऑर्ली या मंथली पे कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोजेक्ट को आपने 1 मंथ में कंप्लीट करना था, तो वो 2 महीनों पे चला गया, तो आपने तो पे करना ही पे करना है ना डेवलपर्स को। तो इसलिए आपके जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, वो भी क्या करती है, मैटर करती है और आपकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट का एक पॉइंट आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। ये कैसे आपकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती है? अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले समझे हैं क्या? आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मसाइल आने वाले हैं, जितने भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक डेवलपर जो है, जो बैकअप बना रहा था या बैकएंड की जो सारी क्यूरीज़ था वो लिख रहा था, वो डेवलपर छोड़ के चला जाता है। तो अब उसकी जगह पर आपने एक नए डेवलपर को लाना है। ये आपके लिए एक रिस्क बन जाएगा कि अब आपका जो डेवलपर था, वो फ़र्ज़ कर लें कि 2-3 काम करता था, ठीक है? वो बैकएंड भी डेवलप करता था, फ्रंट एंड भी करता था। ये सारी चीज़ों को वो अकेला ही देख रहा था। लेकिन अब आपको उसकी जगह पे 3 बंदे और लाने पड़ रहे हैं, जो एक जो आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बनाएगा, एक जो आपके प्रोजेक्ट का बैकएंड बनाएगा। ऐसे ही और भी अगर वो काम करता था, तो उसके लिए आपने अलग-अलग 3 बंदे लाने हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा, जो आपको इफ़ेक्ट करेगा, जो आपकी कॉस्ट को मुतासर करेगा। जहाँ पे आप 1 बंदे को पे कर रहे थे, वहाँ पे आपने अब 3 बंदों को पे करना है, तो आपकी जो कॉस्ट है, वो क्या होगी, मुतासर होगी। तो हमने कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड देयर मिटिगेशंस। मिटिगेशंस क्या है, हमने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि हमने उस रिस्क को ओवरकम कैसे करना है, उस रिस्क को हमने ख़त्म करना है। कैन ऐड टू द ओवरऑल कास्ट, आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसे दूर करने के लिए जो कास्ट हमारी लगेगी, वो भी क्या करेगी, हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कास्ट को बढ़ा देगी। अच्छा, रिस्क को मैनेजमेंट, रिस्क की जो मैनेजमेंट होती है, रिस्क की मैनेजमेंट के लिए जो हमारी कॉस्ट लगती है, हम उसको एक अलग से नाम देते हैं। ये आपसे अलग से भी एमसीक्यूज़ के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। कॉन्टीजेंसी फंड्स, ये क्या होते हैं? ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि आपने अनसीन इश्यूज़ के लिए रखने हैं। आपने एक ऐसे फ़ंड की जो मिकदार है, वो आपने अलग से रख देनी है कि ये हमारे क्या होते हैं, जब भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क्स आएँगे, जब भी हमारे अंदर के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, तो उसके ऊपर हम ये कॉस्ट लगाएँगे। तो कॉन्टीजेंसी फंड्स आर ऑफन इंक्लूडेड टू एड्रेस अनफोरसीन इश्यूज़। ऐसे इश्यूज़ जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आए, ऐसे रिस्क जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुए, उनको ख़त्म करने के लिए हम अलग से फ़ंड बनाते हैं, कॉन्टीजेंसी फ़ंड। वो हम अलग से रखते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, क्वालिटी भी क्या है, जो कॉस्ट को बढ़ा देती है या उसको कम कर देती है। कैसे करती है? फ़र्ज़ कर लें कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है कोई बग आ गया है, कोई उसके अंदर एरर आ गया है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। तो आपने उस एरर को रिज़ॉल्व करना है हर सूरत में। तो जब तक आप उसे रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, क्वालिटी प्रोजेक्ट की बैलेंस नहीं होगी। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आपकी लग रही है, वो क्या होगी, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आएगी। इसी तरह आपका जो यूज़र है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो आपने उसकी क्वालिटी के मुताबिक चीज़ को बनाना है, लिहाज़ा आपकी कॉस्ट वहाँ पे भी इंक्रीज़ करेगी। कॉस्ट costs associated with testing, bugging, bug fixing and ensuring the software meets quality standards are also part of the estimation। आपकी जो क्वालिटी है प्रोजेक्ट की, वो भी क्या करती है, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसके ऊपर इन्हिसार करती है, उसके ऊपर उसका डिपेंडेंट होती है। तो जितनी आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो चौथा पार्ट है, वो अब हम देखते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो फोर्थ पार्ट है, वो है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। हमने रिस्क जो है, जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर भी हमने रिस्क को जो है आइडेंटिफाई किया है कि रिस्क क्या होता है। यहाँ पे अगेन हम उसको समझेंगे कि रिस्क की जो है हमने असेसमेंट करनी है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं या क्या क्या रिस्क आ चुके हैं, उनको हमने असेस करना है। उसके बाद हमने उनकी क्या करनी है, मैनेजमेंट करनी है, उन्हें मिटिगेट करना है, उन्हें रिमूव करना है। तो रिस्क मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल से समझाया था कि रिस्क क्या होता है। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपके 10 डेवलपर काम कर रहे थे, तो उनमें आपके 2 डेवलपर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? वो 2 डेवलपर आपके बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत सारे काम को एक ही बंदा या 2 बंदे मैनेज कर रहे थे, तो आपको उनके काम के लिए आपको 2 की जगह शायद 5 बंदे हायर करने पड़े, जो उन जितना काम कर सकें। दूसरी बात ये है कि एक अगर डेवलपर कोई प्रोजेक्ट को बना रहा है,
तो जब उसी प्रोजेक्ट को दूसरा डेवलपर आगे से रन करेगा या उसे आगे से प्रोसीड करेगा, तो उसको समझने में भी डिफ़िकल्टी आएगी और अंडरस्टैंडिंग के अंदर मुश्किल होगी, जो क्या कर सकती है, टाइम को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये रिस्क होता है, रिस्क को असेस करना है हमने यहाँ पर, और उसको क्या करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट क्या है? दे इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। हमने असेसमेंट के अंदर क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है हमारा रिस्क क्या है। दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट्स सक्सेस। अच्छा, वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर डेवलपर छोड़ के चले जाएंगे तो प्रोजेक्ट को बनाएगा कौन? तो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैनेज करना पड़ेगा। फिर हमने क्या करना है, एनालाइज करना है द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क। हमने एनालाइज किया कि डेवलपर के छोड़ के जाने से हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस इम्पैक्ट को हमने क्या किया, एनालाइज किया एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम। हमने क्या किया, अब स्ट्रेटजी बनाई, हमने उस डेवलपर की जो उसकी पे थी उसको इन्हेंस किया या इंक्रीज़ किया, जो छोड़ के जा रहे थे, या उनकी जगह पर नए बंदों को हायर किया। ये हमने क्या किया, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम। हमने स्ट्रेटजीज बनाई कि हमने इस रिस्क को हमने ऐसे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, अब यहाँ पर हेलो। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेप्स आ जाते हैं कि रिस्क को मैनेज करने के लिए और उन्हें मिटिगेट करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 स्टेप दिए गए हैं, जिनके ज़रिए से हम किसी भी रिस्क को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, उससे अपने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इन 4 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या हमने करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। हमने लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट वुड इफेक्ट द प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट को जितने भी रिस्क हैं, आ सकते हैं, उनको हमने लिस्ट करना है। वो क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिस्क भी हो सकते हैं, सच एज़ टेक्नोलॉजी चेंज। देखिए, बाज़ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं या लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं, और वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करती। हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमारी जो फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ जाता है, टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ों को पहले ही लिस्ट करना है और इन्हें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या है जी, कोई ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, रिसोर्स हमारे क्या है, शॉर्टेज हो सकती है उनकी, रिस्क एक्सटर्नल कोई रिस्क हो सकता है, मार्केट की फ्लक्चुएशन क्या है, एक एक्सटर्नल रिस्क है। जैसे कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस जैसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर बन चुके हैं, जो कि हमें मार्केट के अंदर क्या करेंगे, हमारे कंपटीशन को इन्हेंस कर सकते हैं, ये भी एक रिस्क है। तो इन सब रिस्क को हमने क्या करना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है। हमने यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट के अंदर हमने उनकी सिर्फ शनाख्त की है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग रिस्क। अब हमने रिस्क को क्या करना है, इवेलुएट करना है, उसकी हमने इवेलुएशन करनी है कि रिस्क की बेसिक वजह क्या है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। अगर वो रिस्क सिंपल है, उसके आने से कोई ऐसा एरर है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारे प्रोजेक्ट को कोई बड़ा डैमेज नहीं कर रहा, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमारे प्रोजेक्ट को डैमेज कर रहा है तो हम उसे काउंट करेंगे और उसे इवेलुएट करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास, डिवेल्प मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। हमने क्या करना है, हमने ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जो कि हमारे जो रिस्क हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर दें या ख़त्म कर दें। तो हमने इन स्ट्रेटजीज़ को, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, ऐसी डेवलपमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना है जो हमारे रिस्क को क्या करेंगी, मिनिमाइज़ कर देंगी या उसे ख़त्म कर देंगी। यहाँ पर कुछ रिस्क उन्होंने दिए हैं कि दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बफर्स। अगर हमारा कोई ऐसा स्टोरेज रिलेटेड काम है, जैसे कि फेसबुक के अंदर भी होता है कि फेसबुक का जो सारा डाटा है वो एक ही टाइम के अंदर लोड नहीं होता, वो बफर्स के अंदर आता है। मुख्तलिफ जो हमारे राउटर्स होते हैं उनमें बफर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और हमें क्विकली डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो देते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, हम बफर्स हो सकते हैं, एडिंग बफर टू द स्केड्यूल्स, सिक्योरिंग बैकअप। हमने बैकअप टेक्निक्स कोई यूज़ करनी पड़ सकती है, हमें डेटा लॉस का ख़तरा है तो वहाँ पर हमने बैकअप की कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना है जो कि हमारे डेटा को लॉस से बचा दें। तो ऐसी हमने स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा रिस्क जो होगा वो जब आइडेंटिफाई होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको ख़त्म करने के तरीके बनाएंगे। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है मॉनिटर एंड रिव्यू। हमने कंटिन्यूसली क्या करना है, मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क। हमने ये नहीं कि हमने शुरू में रिस्क जो है उनको आइडेंटिफाई कर दिया और बस, ऐसा नहीं है। हमने प्रोजेक्ट जितने भी न्यू रिस्क उसके अंदर आने वाले हैं उन सबको भी हमने आइडेंटिफाई करते रहना है, उन्हें उनकी जांच पड़ताल करते रहना है। और रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एंड नेसेसरी। हमने रिव्यू भी करना है जो हमारे
उस वक्त करंटली चल रहे होंगे रिस्क, उनको भी रिव्यू करना है और न्यू आने वाले रिस्क के लिए भी हमने तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो 5वां पॉइंट है प्लानिंग का, वो एग्जीक्यूशन है। ये रियल एग्जीक्यूशन नहीं है, ये प्लानिंग के अंदर हम एग्जीक्यूशन का प्लान बना रहे हैं कि हमारा फ्रंट एंड का कोड ये करेगा और बैक एंड का कोड ये डेवलपर करेंगे, यहाँ पर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं है, ये प्लानिंग के अंदर एग्जीक्यूशन है। दिस इज द फेज वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। द टीम राइट्स कोड, यहाँ पर क्या करेगी, टीम कोड को राइट करेगी, क्रिएट्स डिज़ाइन, जितने भी डिज़ाइन होंगे, लोगो डिज़ाइन होगा, जो आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी उनको डिज़ाइन किया जाएगा। एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान। हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट प्लान के अंदर बिल्ड करना है, किसी मॉडल के अंदर बिल्ड करना है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो ऐसे चलेगा। हमने पहले से ही डिफाइन करना है कि हमारा एग्जीक्यूशन इन स्टेप से होकर गुजरेगी। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलर अपडेट टू स्टे ऑन ट्रैक। हमने एग्जीक्यूशन को भी अपने एक फ्लो के अंदर हमने चलाना है, एग्जीक्यूशन एक पैटर्न के अंदर होगी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा जो है 5वां पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस हमने ऊपर भी इसको पढ़ा था पॉइंट को। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या होगा, हमने प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले एरर्स और उसके अंदर आने वाले बग्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और हमने उनको दूर करना है। तो ये भी हमारे प्लान का एक पार्ट है कि हमने जितने भी डिफाइन स्टैंडर्ड हैं उनको हमने फॉलो करना है। ये नहीं कि हमने कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर्स ही छोड़ दिए हैं जिससे हैकर ईजिली हमारी जो प्रोजेक्ट है, ईजिली जो हमारी ऐप है उसे क्रैक कर सके। तो हमने बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं एप्लीकेशन के, उन्हें हमने फॉलो करना है, क्वालिटी को हमने मेंटेन रखना है। क्वालिटी उसकी डिज़ाइन भी हो सकता है, क्वालिटी उसकी सिक्योरिटी भी हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो मीट करने चाहिए। एंड वर्क करेक्टली, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है, सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। इट्स इन्वॉल्व मेथड सच एज टेस्टिंग, रिव्यूइंग कोड, गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलर चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हमने क्या कर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेस्टिंग हो सकती है। टेस्टिंग की एक अलग से टीम होती है जो प्रोजेक्ट को क्या करती है, मल्टीपल तरीकों से टेस्ट करती है, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती है टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा कोड की रिव्यू करना, स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना कि हमारा प्रोजेक्ट वाकई सही तरीके से बन रहा है या नहीं, उसके स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती हैं और ये भी प्रोजेक्ट प्लान का मेजर पार्ट है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना जो टॉपिक था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसे हमने कवर कर लिया है कंप्लीट टॉपिक। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस, वो मैं PDF की शक्ल में आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जब आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली क्लियर कर लें तो आपने उन क्वेश्चंस को देख लेना है, उसके मुताबिक आपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है।